अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के लिक्विड पोर्शन की एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इनमें हम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे एक्चुअली, और उनकी बेसिस पे जो प्रॉपर्टीज अपीयर होती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज एक्चुअली ट्रू फॉल्स। इसके अंदर हमने देखनी है स्टेटमेंट के वो सही है या गलत है, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसे करेक्ट करने की भी कोशिश करें कि उसमें जो गलती है वो है क्या। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, डाइपोल फोर्सेस आर वीकर देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। एक्चुअली डाइपोल फोर्सेस जो होती है ना बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं, जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, यानी कि उनमें परमानेंट पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स मौजूद होते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और वो फोर्सेस और अट्रैक्शन डेवलप करते हैं एक दूसरे के साथ ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज एंड्स। जबकि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं वो डेवलप होती हैं एक पोलर और नॉन पोलर में। एक उसमें जो डाइपोल होता है वो परमानेंट पार्ट होता है, परमानेंट कोनों वाला होता है, एंड्स वाला होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो इंड्यूस्ड डाइपोल वाला हिस्सा होता है वो मॉलिक्यूल असल में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इस डाइपोल की वजह से एक नया डाइपोल बना होता है। सो टेक्निकली वो डाइपोल तो होता नहीं है, वो तो किसी डाइपोल के इन्फ्लुएंस से डाइपोल में कन्वर्ट हुआ है। सो दिस काइंड ऑफ डाइपोल विल बी मेड इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल with the opposite ends पॉजिटिव एंड नेगेटिव until unless ये इसके इन्फ्लुएंस में रहेगा ये फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी डेफिनेटली वो वीक होगी एज कम्पेयर टू पोलर जिनमें परमानेंट डाइपोल्स होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर वीकर देन डाइपोल फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जिस तरह वीक होती हैं एज कम्पेयर टू डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि उनमें भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। समहाउ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में तो एक पोलर है और उसके इन्फ्लुएंस से दूसरे में किसी हद तक पोल क्रिएट हो जाता है, डाइपोल बन जाता है और वो ऑपोजिट एंड को अट्रैक्ट कर लेता है। बट डाइपोल फोर्सेस आर स्ट्रोंगर देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। सो वी आर गोइंग टू से इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, और इसमें जो करेक्शन होगी वो ये होगी कि वीकर की बजाय यहाँ पे आएगा स्ट्रोंगर। सेकंड, द आयन डाइपोल फोर्सेस इंटरेक्शन या आयन डाइपोल इंटरेक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइसोल्यूशन ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इन वाटर। आयन डाइपोल फोर्सेस में दो हिस्से होते हैं, आयन की किसी पोलर मॉलिक्यूल यानी कि डाइपोल से इंटरेक्शन, आयन की किसी डाइपोल से इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए डाइपोल का मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल जिसका एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव होता है। आयन, एज यू नो, इट कुड बी a part of ionic substance, it could be a positive part, it could be a negative part। चूंकि ये फोर्सेस और अट्रैक्शन डेवलप कर सकता है अगर इसके सामने ऑपोजिट एंड आ जाए। मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव हिस्सा इस पॉजिटिव आयन ऑफ आयनिक सब्सटेंस के सामने आ जाए तो ये फ़ौरन से फोर्सेस और अट्रैक्शन डेवलप कर लेंगे। जैसे सोडियम आयन जो होता है वो वाटर के ऑक्सीजन वाले नेगेटिव वाले पोल से अट्रैक्शन डेवलप करके उसके साथ उसमें हल हो जाता है वाटर के अंदर, NaCl में से सोडियम और क्लोरीन हाइड्रोजन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करके डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। उसकी वजह ये है कि जो ऑपोजिट एंड है क्लोरीन के लिए वो, यानी कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए हाइड्रोजन एक ऑपोजिट एंड है उस पोलर मॉलिक्यूल का जिससे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सकता है। सो आयंस का डाइपोल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना इस बात की निशानी है कि वो हल होंगे। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो हम इधर लिखेंगे इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सो सेकंड वन इज ट्रू। Third, the high polarizability of iodine is responsible for its existence in solid form and its difference from other halogen. Yes, high polarizability का मतलब ये है कि आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक होती या तकरीबन ना होने के बराबर होती तो वो गैस होती। अगर थोड़ी सी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो वो गैसियस स्टेट से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी लिक्विड स्टेट में।
तो लिक्विड स्टेट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बेहतर होती हैं, स्ट्रांग होती हैं गैस के मुकाबले में, और सॉलिड में तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बेहतर है, बहुत बड़ा है। देखें, फ्लोरीन और क्लोरीन आर स्मॉल साइज ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो इनका साइज छोटा होगा, लिहाजा ये गैसेज होंगी, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ब्रोमीन लिक्विड होता है, उसका साइज इन दोनों के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लोरीन एज कम्पेयर टू फ्लोरीन लार्ज तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग डेवलप कर ले, लेकिन ब्रोमीन हैज़ अ लार्जर साइज। और आयोडीन तो ब्रोमीन के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा होता है, तो चूंकि उसका साइज लार्ज होता है I2 का, लिहाजा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ट्रू। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। The strong hydrogen bonding in H2S make it different from water. There is no strong hydrogen bonding or even hydrogen bonding in H2S. The hydrogen bonding is present in water. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में होती है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन टाइप। सल्फर इज नॉट दैट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करवा सके। सो वी आर गोइंग टू रिमूव H2S। ये वैसे स्टेटमेंट फॉल्स है और ये ऑपोजिट लिखी हुई है। दिस शुड बी द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम H2S। क्यों? वाटर ना सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करता है बल्कि मल्टीपल डेवलप करता है, और उस वजह से उसका जो बिहेवियर है वो H2S से डिफरेंट हो जाता है। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है बानिस्बत H2S के। फिफ्थ स्टेटमेंट, द हाइड्रोकार्बन आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे आर पोलर कंपाउंड्स। पहली बात है, हाइड्रोकार्बन्स में तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो इन सोल्यूबल होते हैं वाटर में क्योंकि वो नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं। सो हाइड्रोकार्बन तो पोलर है नहीं, पहली बात। सो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही फॉल्स है। तो हम अगर इसको करेक्ट करना चाहें तो हम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन आर इनसोल्युबल, दे आर नॉट सोल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर नॉन पोलर। वाटर पोलर है तो इट रिक्वायर्स अ पोलर सब्सटेंस टू गेट डिसॉल्व्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सके। तो चूंकि इनमें से कोई प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन नहीं शो करता, ना पोलर है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता, लिहाजा पानी में हल नहीं होगा। The viscosities of liquid partially depend upon the extent of hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी ना, उतनी पॉसिबिलिटी है विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड ज़्यादा हो, और जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। सो वी डू एग्री के विस्कोसिटीज ऑफ लिक्विड्स पार्शली डिपेंड करती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट इज डायनामिक। यस, आपको पता होगा कोई भी फिजिकल चेंज अल्टीमेटली जब उसका जो गोल होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, और उस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे दो अपोजिंग चेंजेस, यानी कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना या वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये दोनों हो रहे होते हैं सेम रेट से, जीरो रेट से नहीं, सेम रेट से। यानी कि जिस स्पीड से लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से वेपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये डायनामिक होता है, एक्टिव होता है, चलता हुआ होता है, रुका हुआ नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एक्चुअली। 8. द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड्स डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। बिल्कुल, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड करने का मतलब ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर गैसेस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके आप उसे गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं, बिटवीन द मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप उसे ब्रेक करना चाहते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। समहाउ वो हीट इस बात पे डिपेंड करेगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कितनी स्ट्रॉन्ग है। सो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो रिक्वायर्ड है उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए बढ़ जाएगी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 9th, ice does not show any vapor pressure at its surface at -1 degree. देखें, वेपर प्रेशर
तब होगा जब वेपर्स बनेंगे। और एवेपोरेशन का प्रोसेस यानी कि वेपर्स बनने का प्रोसेस इज़ कंटिन्यूस एट एवरी टेम्परेचर। यस, बहुत कम वेपर बनेंगे, मिलीटोर्स के हिसाब से प्रेशर लग रहा होगा, बट स्टिल प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि आइस में कन्वर्ट होने के बावजूद कुछ एवेपोरेशन हो रही होगी जिसमें कुछ वेपर्स तो बन रहे होंगे और वो कुछ इंतहाई कम प्रेशर तो लगा रहे होंगे। सो वेपर प्रेशर ज़ीरो नहीं हो सकता, इट शुड नॉट बी ज़ीरो एट -1 डिग्री। तो शो करता है मगर बहुत कम शो करता है। Boiling point of liquid is independent of external pressure. False. As we all know that boiling point of liquid is dependent. It is dependent, directly proportional to external pressure. यानी कि आप external pressure बढ़ाएंगे तो boiling point of liquid बढ़ जाएगा। This is the state of conclusion कि अगर आप external pressure बढ़ाएंगे तो boiling point substance का बढ़ा देंगे। सो ये अगर इंडिपेंडेंट होते तो एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाने या कम करने से बॉइलिंग पॉइंट को कोई फ़र्क ना पड़ता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने ये शो करना है कि इनमें कौन सी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, वो डोमिनेट कर रही होती हैं। फर्स्ट वी हैव अमोनिया। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और साथ ही साथ उसके पास लोन पेयर भी है। और एज वी ऑल नो कि नाइट्रोजन का कंपाउंड यानी कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है वाटर और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वाले कंपाउंड के साथ साथ। उसकी वजह यह है कि ये तीनों कंपाउंड्स में मौजूद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लोन पेयर के साथ होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करता है विद अदर मॉलिक्यूल्स। तो अमोनिया के पास वो सारी खसूसियात हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए चाहिए। और हमने कोवलेंट हाइड्राइड्स के अंदर भी पढ़ा था कि ये कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने अंदर मौजूद रखता है। सो इट विल हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The second one is octane, C8H18. As you can see that this is a compound which only contains carbon and hydrogen. So carbon and hydrogen के bonds जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। So this should be a नॉन पोलर कंपाउंड। और नॉन पोलर कंपाउंड होने का मतलब ये है कि ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस रखता होगा। It would have only London dispersion forces, no dipole forces, no hydrogen bonding. So मैं यहाँ लिख देता हूँ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। नाउ द थर्ड वन इज एक्चुअली आर्गोन। आर्गोन एक नोबल गैस है। तो आप आर्गोन से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? आप कहेंगे सर ये स्मॉल साइज नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सो इट शुड आल्सो हैव लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकॉज नॉन पोलर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कैन नॉट डेवलप डाइपोल विद अदर मॉलिक्यूल्स। सो हाँ, अनटिल अनलेस आप बहुत बड़ा मॉलिक्यूल ना लेते या कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेते जिसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जुड़े होते तो हम उसमें डाइपोल तो कंसीडर करते, मगर आर्गोन एक सिंगल एटम होता है और ये एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स किसी एटम से जुड़ा भी नहीं होता। तो ये चूँकि इस नॉन पोलर होता है लिहाजा ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप करता है। नाउ वी आर डीलिंग विद प्रोपानोन। प्रोपानोन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपानोन। इसके अंदर करना क्या है? इसके अंदर अगर आप गौर करें तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसको ज़रा हम एनालाइज करते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू कार्बन। सो ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। पार्शियल का मतलब है थोड़ा सा, किसी हद तक। तो ये जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली। सो इट मीन्स इट दिस पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ अ डाइपोल। सो इट विल हैव डाइपोल interaction or forces of attraction. Now we have methanol. The methanol has OH group attached with the hydrocarbon chain CH3.
अगर OH ग्रुप को आप देखते हैं तो आप फौरन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये तो अल्कोहल है। और अल्कोहल जो होते हैं यानी कि एथेनॉल, मेथेनॉल वगैरह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं अपने साथ भी और वाटर के साथ भी, जिसकी वजह से वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के अंदाज़ा लगा लिया कि ये मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल डेवलप कर सकता है और क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है, और उनके फार्मूला से भी अंदाज़ा वैसे तो हो जाता है कि कीटोन्स होंगे, यानी कि प्रोपानॉन एक कीटोन है। कीटोनिक कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है जिनमें कार्बन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है। तो वहाँ मौजूद डिफरेंस ऑफ चार्जेस, यानी कि एक कोना नेगेटिव होना, दूसरा कोना पॉजिटिव, यानी कि डाइपोल का क्रिएट हो जाना is actually making them a dipole molecule or a polar molecule which later develop forces of attraction with other molecule due to this difference. So बाद में जाके वो forces of attraction भी develop कर लेते हैं जब वो collectively कहीं मौजूद हों, और इनका मैंने आपको साथ साथ डिटेल भी बताया। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी के अंदर हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रोपानॉन, प्रोपानॉल और ब्यूटेन, इन तीनों का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मिलता जुलता है। मैं इन सारों को लिख लेता हूँ, ब्यूटेन को, प्रोपानॉल को और प्रोपेन को। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ब्यूटेन को। ब्यूटेन का फार्मूला होता है CH3 CH2 CH2 CH3। 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन को ब्यूटेन कहेंगे और सिंगल बॉन्ड है सारों में, लिहाजा ये एक अल्केन होगा। ये हो गया ब्यूटेन। दूसरा हमारे पास मौजूद है प्रोपानॉन। प्रोपानॉन का मतलब है 3 कार्बन वाला कीटोन, तो वो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होगा। ये है प्रोपानॉन। मैंने इनको स्ट्रक्चर वाइज लिख लिया ताकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म की फोर्सेस और अट्रैक्शन रखेंगे। एंड नाउ वी आर डीलिंग विद द प्रोपानॉल। प्रोपानॉल में 3 कार्बन की चेन OH ग्रुप के साथ जुड़ी होती है। ये बन गया प्रोपानॉल। जैसे ही हमने OH ग्रुप देखा, आपने फौरन अंदाज़ा लगाया कि ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है। सो इसके नीचे मैं लिखूंगा कि इट कैन डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दिस शुड बी हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान होना कोई आम सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है नहीं, ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लिहाजा इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। प्रोपानॉन की तरफ जाए तो इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। नाउ दिस मेक्स दिस मॉलिक्यूलर डाइपोल। सो इसके अंदर होगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अगर आप ब्यूटेन को देखें तो इसके अंदर तो सारे के सारे हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हैं। ये तो सारे नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, लिहाजा ये कि नॉन पोलर कंपाउंड होगा। इसमें होगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। नाउ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपानॉल का। हालांकि इन सारों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मिलता जुलता है। उससे कम किसका होगा? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का। और लीस्ट किसका होगा? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट करती है। तो अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली होगी, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर होगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और फिर होगी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। स्टूडेंट्स, जब आप ये लिखेंगे तो यू नीड टू राइट द प्रॉपर आंसर। आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज 3 मॉलिक्यूल इन प्रोपानॉल, एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर less stronger as compared to hydrogen bonding, but more stronger than London dispersion forces. So the boiling point of propanol will be in between propanol and butane, और ब्यूटेन का लीस्ट इसलिए होगा बिकॉज इट हैज़ द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच इज एक्चुअली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप
जो ट्रू फॉल्स हैं और जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिफरेंट रीजंस और लॉजिक्स हैं उनको समझ गए होंगे। आप ये सिर्फ इन 4-5 एग्जाम्पल्स के अलावा किसी और हाइड्रोकार्बन पे भी लगा सकते हैं। सिर्फ उनकी बेसिक रीज़न समझ लीजिएगा कि नॉन पोलर में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और पोलर में कौन सी होती हैं, वाटर में कौन सी होती हैं, और आपकी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह प्रॉपर्टीज़ को चेंज करती हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।